हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पार्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम पॉलिटी की क्लास में राष्ट्रपति जो टॉपिक है प्रेसिडेंट, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। डिटेल से पढ़ेंगे, तो इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि भारत में राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है और सरकार का प्रमुख कौन होता है। ये बातें आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ, तो आप सभी बातों पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा। भारत में राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, फिर से लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। भारत में राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति। और सरकार का प्रमुख बात करें तो वो हो जाएंगे आपके प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री। ये बातें आपको क्लियर हो गई। भारत में राष्ट्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वह किस आर्टिकल में दिया गया है। तो आर्टिकल नंबर 52 में यह बात बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वह भारत का प्रथम नागरिक व राज्य का प्रमुख होता है। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। और आर्टिकल 52 में एक और वर्ड यूज किया गया है, वह वर्ड कौन सा है, तो शैल बी का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर सदैव विद्यमान रहेगा। ये बातें आपको आर्टिकल नंबर 52 से याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 5 में, ठीक है। भाग 5 में संघ सरकार से संबंधित प्रावधान किया गया है और आर्टिकल 52 से 78 तक, ठीक है, 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। मैंने अभी तक जो बातें आपको बताई, उम्मीद करता हूँ आपने नोट्स बना लिया होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख कम रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश ज़्यादा कर रहा हूँ। तो आप सभी नोट डाउन जरूर करिएगा। यदि आप बिल्कुल नए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लिख मैं कम रहा हूँ, तो आप लोग मतलब मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने एक एक पॉइंट आपको बता दिया। भारत में राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, तो वह होता है राष्ट्रपति। ये बातें आपको बिल्कुल जानना जरूरी है। और सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। उसके बाद मैंने आर्टिकल 52 के बारे में आपको बताया कि अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके आगे लिख सकते हैं आर्टिकल 52 के आगे आप लिख सकते हैं भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और उसके नीचे आप पॉइंट बना के लिखिएगा, वो भारत का प्रथम नागरिक व राज्य का प्रमुख होता है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट लिखकर। आर्टिकल 52 में शैल शब्द जो है उसका अर्थ होता है अब भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर सदैव विद्यमान होगा। इसको आप सभी ध्यान रखिएगा। और भाग 5 में संघ सरकार से संबंधित प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। तो चलिए क्लियर करते हैं और आपको आगे बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए आर्टिकल 52 क्लियर हो गया। आर्टिकल 53 में आपको अब बता देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। आर्टिकल 53, संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती हैं, तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान है वह कौन होता है, तो वह होता है राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है संघीय कार्यपालिका का प्रधान। नोट डाउन कर लीजिएगा। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी को शामिल किया जाता है संघ की कार्यपालिका में। इसको आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं आर्टिकल 58 की। आर्टिकल 58 में क्या कहा गया है, तो इसमें राष्ट्रपति पद की जो योग्यता है उसकी बात की गई है, यानी क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया गया है। क्वालिफिकेशन
नोट डाउन आप सब भी कर लीजिएगा। राष्ट्रपति पद की योग्यता की बात की गई है और आर्टिकल 58 में कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। पहला, वो भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा लिख लीजिएगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे आप सभी, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो और वह किसी लाभ के पद पर न हो। ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, आर्टिकल 58 के अनुसार। चलिए, मैंने क्या बताया, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो और वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और लाभ के पद का जो निर्धारण है वह किसके द्वारा किया जाता है, आप सभी को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि लाभ के पद का जो निर्धारण है वह संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा किया जाता है, आप सभी इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए सपोर्टर और अप्रूवर कितने चाहिए और 1997 से पहले कितने चाहिए थे सपोर्टर और अप्रूवर, यानी प्रस्तावक और अनुमोदक की यहाँ पे बात की जा रही है। तो चलिए मैं आपको नोट डाउन करा दे रहा हूँ, नोट डाउन करिएगा। राष्ट्रपति पद के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नामांकन के लिए, उम्मीदवार के नामांकन के लिए यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस क्लास में राष्ट्रपति डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप साथ में नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, ठीक है। मैं लिख कम रहा हूँ, बताने की कोशिश ज़्यादा कर रहा हूँ, तो आप सभी जो मैं बता रहा हूँ उसको भी नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नामांकन के लिए प्रस्तावक कितने चाहिए, तो यहाँ पे आप सभी नोट डाउन कर सकते हैं। प्रस्तावक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सपोर्टर, वो चाहिए आपको 50 और अनुमोदक कितने चाहिए, यानी अप्रूवर, अनुमोदक कितने चाहिए, तो वो भी 50-50 चाहिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए। लेकिन आप नोट डालकर लिख सकते हैं वर्ष 1997 से पहले, वर्ष 1997 से पूर्व 10-10 निर्धारित थी। क्या? प्रस्तावक और अनुमोदक, यानी सपोर्टर और अप्रूवर 1997 से पूर्व कितनी थी, तो वह 10-10 थी। और वर्तमान में कितनी हो जाएंगे? सपोर्टर तो 50 और अनुमोदक यानी अप्रूवर वो चाहिए आपको 50। तो यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई। आपने अभी तक जो नोट किया है वो आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जो सरकार का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। ये बातें मैंने आपको बताई। और अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है और संघ सरकार से संबंधित जो प्रावधान है वह किसमें, भाग 5 में दिया गया है। ये आपने कॉपी में नोट डाउन किया हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। और आर्टिकल 52 में मैंने क्या बताया था, आर्टिकल 52 में मैंने ये बताया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वह भारत का प्रथम नागरिक व राज्य का प्रमुख होगा, ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आर्टिकल आपको 53 पढ़ाया, उसमें बताया कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती हैं, तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान है वो कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, नोट डाउन किया है आपने। और संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से शामिल होते हैं, तो अटॉर्नी जनरल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, ये सभी शामिल होते हैं। और आर्टिकल 58 मैंने अभी आपको बताया कि यह क्वालिफिकेशन की बात करता है। पहला नंबर, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और लाभ के पद का जो निर्धारण है वह किसके द्वारा किया जाता है, तो संसद के द्वारा किया जाता है। ये बातें मैंने आपको बता दी। और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए सपोर्टर चाहिए 50 और अनुमोदक यानी अप्रूवर चाहिए 50। और 97 से पूर्व कितने चाहिए थे, तो 10-10 यह संख्या जो थी वह निर्धारित थी। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको क्लियरली यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं जमानत राशि। हेडिंग आप डाल सकते हैं अपने कॉपी में, जमानत राशि।
देखिए, प्रत्येक उम्मीदवार आरबीआई में क्या करता है, 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करता है। ठीक है, यदि जो राशि इनकी जब्त कर ली जाती है, यदि वह कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करते हैं तो उनकी जो यह राशि है 15,000 वह जब्त कर ली जाती है। बात करें यह जो जमानत राशि है वह पहले कितना हुआ करती थी, तो 1997 में यह 2500 हुआ करती थी। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार आरबीआई में 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करता है। ठीक है, बात करें जब्त की। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया, यदि कोई उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 भाग यदि वो प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जो यह राशि है 15,000 वह क्या होता है, वह जब्त कर ली जाती है। यदि आपको नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं कि यदि कोई उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का, ठीक है, कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जो है राशि है वह क्या जब्त कर ली जाती है। नोट डाउन कर सकते हैं आप। 1997 में यह जो राशि थी, जमानत राशि की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जमानत राशि वह कितनी थी, वह 2500 रुपये थी। कितनी थी, 2500 रुपये। लेकिन अभी कितनी है, 15,000। यानी प्रत्येक उम्मीदवार आरबीआई में 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा कराता है। यदि जो उम्मीदवार है वह कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जो राशि है वह जब्त कर ली जाएगी। और 1997 में जो राशि थी वह 2500 रुपये हुआ करती थी। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब आर्टिकल नंबर 57 की बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 57, इसमें बात किया गया है री इलेक्शन के बारे में। री इलेक्शन के बारे में बात की गई है, यानी पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात की गई है। आर्टिकल 57 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, ठीक है, मैंने अभी क्या बताया, आर्टिकल 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वह कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो आप डायरेक्ट ये याद रखिए, आर्टिकल 57 में री इलेक्शन की बात की गई है और संविधान में यह कहीं भी उल्लेख नहीं है कि वह कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, यानी भारत में वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कहीं कहीं प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 59 की। 58 मैंने आपको बता दिया है, क्वालिफिकेशन की बात की गई थी। 59 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 59 समझ में आ गया। चलिए बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 54 की। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे। लेकिन ठीक है, 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या होता है, दिल्ली पुडुचेरी संघ शासित राज्य के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी। तो ये बातें आप सभी को ध्यान रखना है। तो इसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए इस क्लास को यहीं पर अंत करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।
हाँ, मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश थोड़ा कम किया है, ठीक है, क्योंकि पैड पे काफ़ी ज़्यादा पसीना हो जाता है तो यहाँ पे लिखना नहीं बनता है। तो मैंने कोशिश किया है आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलकर समझा दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं आपने नोट्स बनाए होंगे और इसको रिवाइज ज़रूर करिएगा। कल की क्लास में हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।